नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रज नंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, जो कि एक स्टूडेंट हैं, और उन्होंने कहा सर आप लीगल प्रॉब्लम पे या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पे आपने नॉलेज दिया है, उन पे आपने वीडियो भी नहीं किया, तो हम लोग रिसर्च वर्क के लिए या जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई आप एक वीडियो दें जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मैंने इसी पे सोचा और शुरुआत करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि हमारा भारतीय संविधान। लॉ स्टूडेंट है, इन्हें सी फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान आखिर कैसा है, इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, हर कहीं से। व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसी पे हम आगे आज चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा है। बात करते हैं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन ये आया कहाँ से। देश आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद करीब करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ। जो भी उस समय की स्थिति हो, जो भी उस समय के लॉ एंड ऑर्डर जो उस समय डिमांड में थे, जिसमें उस वक्त रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, आज तो खैर बहुत सी संशोधन हो गया है, लेकिन उस वक्त जो था 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ और इसको लागू किया गया ठीक 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950, जिसके फलस्वरूप उसी की याद में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान जो उस समय बना वो 22 पार्ट में बना था। 22 भाग में 22 पार्ट में 368 आर्टिकल हुए विद 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियों के साथ में बन के संविधान तैयार हुआ। भारतीय संविधान को संशोधन किया गया, कई बार संशोधन किया गया, जो उस वक्त डिमांड में था, उस वक्त समाज की मांग थी, अब नहीं रही। तो आर्टिकल 395 तक जब पहुंचा तो समय जो शेड्यूल थे वो 12 तक पहुंचे। आज तो खैर हमारे जो आर्टिकल हैं वो संशोधन हो के 444 के करीब उससे आगे पहुंच चुके हैं। ये तो हुई संविधान की संरक्षा कैसी है, उसमें क्या क्या है, बात इसकी डिटेल में करते हैं। आखिर इसके साइलेंट फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे नंबर 1 पे आती है, इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यही कह सकते हैं ये संसार में या पूरे विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा संविधान है। कैसे? सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आता है सॉवरेन। हमारा जो संविधान है वो किसी के या किसी व्यक्ति विशेष या कोई लॉ या कोई राजा या महाराजा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो अपने आप में सब में वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको संविधान सॉवरेन कहा जाता है। कि मीन्स उस संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं संविधान के हिसाब से, यानी कि कानून और संविधान जो भी हैं वो सबसे ऊपर हैं। उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट हो या मिनिस्टर हो या कोई आम आदमी हो, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किसी को कोई स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल पावर नहीं दी जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं सोशलिस्ट। हमारे देश में अलग अलग प्रांत पे अलग अलग देश में बटा हुआ था। आखिर उस समय ये प्रॉब्लम आई थी कि इतने लोगों को अलग अलग, जो हर थोड़ी देर पे पानी बदल जाता, हर थोड़ी देर पे उनकी बानी बदल जाती, लोगों का हर गुजरात का कल्चर कुछ और है, वेस्ट बंगाल का कल्चर कुछ और है, जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर कुछ और है। इनको सबको कैसे एक में जोड़ा जाए, तो इसी पे सोशल यानी कि समाजवाद, पूरे समाजवाद को एक डोर में कैसे जोड़ा जाए, तो इसी में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट समाजवाद। कि सारे समाज को लेते हुए भी, सारे समाज का सबका सम्मान करते हुए भी, सबके हित और अहित का ध्यान रखते हुए इस संविधान की संरक्षण की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सेक्युलरिज्म। हमारा जो संविधान है किसी व्यक्ति या उसे पर्सनल या किसी धर्म से या किसी या हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई किसी भी धर्म से वो बाधित नहीं है, यानी वो किसी विशेष धर्म का व्यक्तिगत नहीं करता है। आर्टिकल 25 से 28 तक ये एक्सप्रेस प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन की, अपनी जो उसके पॉइस हैं, अपनी जो उसके कस्टम है, अपनी ड्यूटी है, वो स्वतंत्र रूप से फॉलो कर सकता है। उस पर किसी की कोई बाइंडिंग नहीं है, मीन्स वो फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डेमोक्रेटिक। जैसा कि मैंने अभी बताया, जम्मू एंड कश्मीर में कल्चर अलग है, तेलंगाना में अलग है, केरला में अलग है, कर्नाटका में अलग है, गुजरात में अलग है, वेस्ट बंगाल में कल्चर अलग है। तो सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए, तो सबको एक साथ जोड़ने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म
के तरीके से इसका निर्माण किया गया कि हर कोई इसको चुनने का और इसको अडॉप्ट करने का पूर्ण अधिकार होगा। मीन्स कहने के मतलब एक ऐसा कानून है जिसको जनता ने अपने लिए और जनता के द्वारा बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, यानी एक ऐसा कानून जनता के द्वारा जनता के बनाए हुए जनता के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो इसकी बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आखिर हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके क्या हित है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? जो हमारे उधर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पार्टीज़ होती हैं। जो नेशनल जो चुनावी पार्टी हो जाती हैं वो कई सारी हो जाती हैं, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है। जो अपने पार्टी या अपने लोगों के लिए, बेटरमेंट के लिए, उनके हित के लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुना जाता है, जो हमारे प्रतिनिधित्व सांसद या विधायक वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो वहाँ जाके हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती तो ऐसा वो जनता का उसमें कोई रोल नहीं रहता। अगर जनता का कोई रोल नहीं रहता तो फिर वो कानून कहीं से भी जनता के द्वारा नहीं बनाया गया है, क्योंकि उस पर जनता का या पब्लिक का या पीपल का कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक का या पीपल ऑफ द नेशन यानी कि इंडिया के लोगों का पूर्ण कंट्रोल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपने किसी सांसद या विधायक को भेजा कि 5 साल तक हम आपको देते हैं, 5 साल में आप हमारे काम करिए, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद नहीं रहते हैं तो जनता के पास ये पावर है, उस प्रतिनिधित्व को, उस सांसद को या विधायक को अपने नेक्स्ट वोटिंग राइट में उसको आप हटा सकते हैं, तो किसी दूसरे को ला सकते हैं। ये है एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा भारतीय संविधान वो कैसा है? क्या वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? रिजिड कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें, क्या वो बहुत कठोर है या बहुत ही आसान है? हमारा जो संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने अमेरिका में देखा या ब्रिटेन में देखा, अमेरिका का जो संविधान है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि अभी से ज़्यादा बात पर उस पर संशोधन हो जाता है, कि उसका संशोधन प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, उसमें किसी मेजॉरिटी की ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो इतना रिजिड है कि इंडिपेंडेंस होने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें आज भी वो पुराने ज़माने के जो संविधान के जो उस समय के जो बने हुए जो कानून हैं आज भी लागू करते हैं। तो इसीलिए हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट 4th पॉइंट पे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे एक ऐसे राइट्स हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जिसको किसी को छीनने का या किसी को लेने का कोई अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों गार्जियन हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके सारे प्रोविज़न, सारे आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ बनता है, पार्लियामेंट्री ने, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, वो कानून बन गया। उसको संविधान पर रख के चेक किया जाता है कि कहीं से उस लॉ का, संविधान के किसी प्रोविज़न से अगर जो उसका वायलेशन होता है तो उस लॉ को वॉइड कर दिया जाता है, यानी कि वो लॉ लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पॉलिसी है DPSP, कहने का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें यह है कि राइट से ज़्यादा हमें अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। मीन्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया हुआ है, उसमें वर्णित है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। कहीं मैंने पढ़ा था और बिल्कुल सही है कि अगर जो हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर कर्मी, हर विभाग अपना अगर जो दायित्व, अपना कर्तव्य अगर जो पूर्ण तरीके से अगर जो वो पालन करता है, तो किसी भी पर्सन को, किसी भी समुदाय को, किसी भी लोग को राइट को अपने क्लेम करने का अवसर नहीं मिलेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगर जो कोई अपना कर्तव्य या अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाता तो यानी कि किसी के दूसरे का राइट का हनन किया है, किसी के दूसरे के राइट के वायलेशन किया है। अब किसी के राइट का अगर जो वायलेशन किया है तो वो अपना राइट क्लेम करेगा। अगर जो राइट क्लेम करेगा इसका मतलब तुमने अभी अपनी जो ड्यूटी थी वो अपनी सही से आपने परफॉर्म नहीं किया है।
बात करते हैं 6th पॉइंट पे, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। इंडिया के 29 स्टेट विद द यूनियन टेरिटरी, सब अलग अलग होते हुए भी, सबके कल्चर सबके कस्टम अलग अलग होते हुए भी सब एक तरीके से बिल्कुल सेंट्रलाइज हैं। वो सेंटर ऑफ द यूनिटी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू आज के टाइम पे अगर जो ऐसे आम शब्दों में या सरल भाषा में सीखें, कहने का मतलब है हर स्टेट में अपनी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेपरेट गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से गवर्न होती है। वो बात अलग है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दैट इज अ डिफरेंस थिंग। बात करते हैं 7th पॉइंट पे, एडल्ट सफरेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में ये उसकी एक यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कौन करेगा, कैसे उसको मेंटेन करेगा। इसको मेंटेन करने का जो राइट है वो मिलता है पीपल का, पीपल ऑफ द इंडिया। अब पीपल ऑफ द इंडिया में कौन से लोग होंगे? क्या 5 साल का छोटा बच्चा, क्या उसमें कोई कंट्रोल कर सकता है? जी नहीं। उसको कंट्रोल करने का, कंट्रोल कहने या कुछ दूसरे शब्दों में कहें, उसमें उसका अपना हित या अहित को चुनने का जो अधिकार है वो उस कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसको वोटिंग राइट मिलते हैं। वोटिंग राइट मिलने के बाद वो किसी भी अपने सांसद या विधायक को अपना चुनने के बाद वहाँ भेजता है। कहने का मतलब अगर जो उस विधायक ने या उस सांसद ने उसके कार्य क्षेत्र में सही से काम नहीं किया, मतलब वापस चलते हैं अपनी डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो स्टेट की जो उसकी जो पॉलिसी थी, जो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो उसने सही से परफॉर्म नहीं की, यानी कि जो भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके राइट्स का जो वायलेशन हुआ है। तो इसके तरफ से एडल्ट सफरेज यानी कि वो जो बालिग होने की जो उम्र है, यानी कि उनको वोटिंग राइट मिलता है, तो उसके बाद उस विधायक या विस सांसद को वो हटा सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में जल्दी बात करते हैं, समय बहुत ही कम है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, 8th पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे संविधान की एक स्पेशल क्वालिटी है कि इसको पार्लियामेंट से या प्रेसिडेंट ऑफिस से कनेक्ट नहीं किया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसका किसी के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं चलता है, ना किसी के ऊपर कोई उसका बाइंडिंग है। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए खुद बनाती है और खुद फॉलो करती है। जुडिशरी के लिए ना तो पार्लियामेंट से कोई लॉ बनता है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई लॉ बनता है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, उसमें गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं 9th पॉइंट पे, सेकुलर स्टेट। हमारे देश में जो विभिन्न 29 स्टेट हैं आज की डेट में, जो संशोधन होते होते कई पार्ट डिवाइड होते होते जो आज 29 स्टेट बन गए हैं, और साथ ही यूनियन टेरिटरी, इन सब का अपने आप में अपने क्षेत्र में ये अपने सेकुलर स्टेट हैं। ये अपने स्टेट में कोई भी धर्म, कोई भी मजहब उसका पालन करते हैं, उसमें किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर जो नमाज़ पढ़ी जाती है, यूपी में कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में की तरह यहाँ भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये बाउंडेशन नहीं है। उसकी जो विल है, उसकी जो फ्रीडम है, वो उसकी एक्सप्रेस करती है। वो चाहे नमाज़ पढ़े, चाहे वो पूजा करे, या किसी गुरुद्वारा में जाए या किसी चर्च में जाए, इसमें किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को, अगर जो बच्चा पैदा भी होता है तो उसको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है इंडिया की, ना कि उसकी स्टेट और प्लस कंट्री की, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में उसके स्टेट के और कंट्री की 2-2 सिटीजनशिप मिलती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में केवल हर पर्सन को, अगर जो पैदा हुआ है इंडिया में, तो उसको सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, मीन्स इट इज अ सिटीजन ऑफ द इंडियन कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, वो संविधान ने बताई हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम बाद में फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 11th पॉइंट थे, जो 11 पॉइंट मेजर 11 पॉइंट हैं जो संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को दुनिया के और देशों के संविधानों से अलग करते हैं। वीडियो अगर जो आपको यूज़फुल लगे या इसमें से कोई भी मिस हो गया है, अगर कोई और भी इसमें आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।